आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं उन 59 चीनी ऐप की खबर से जिस पर भारत ने पाबंदी लगा दी है। इन ऐप्स में सबसे चर्चित है टिकटॉक, जिसका भारत में खूब इस्तेमाल हुआ। जिन 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगाई गई है, कब तक ये जारी रहेगी, इसके क्या मायने हैं, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारे टेक एडिटर राजीव मखनी क्या कह रहे हैं। 59 एप्स बैन हो गए इंडिया में, ये तो आपको आई थिंक ऑलरेडी पता ही है। लेकिन इस ऐप बैन के बीच में से बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सवालों के जवाब दिए जाए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड फ्रीक्वेंटली थॉट क्वेश्चंस ऑन दिस बैन। सबसे पहला मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, क्या सारे 59 एप्स चाइनीज हैं? जी बिल्कुल, सब चाइनीज हैं। क्यों बैन हुए ये ऐप? गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है वैसे तो बहुत पुअरली वर्डेड है, लेकिन मेन जो उसका मिश्रण निकलता है वो ये है कि ये एप्स जो हैं ये डेटा स्टील कर रहे थे फ्रॉम इंडियन यूजर्स और एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके थे फॉर इंडिया। इस बैन के साथ क्या सिक्योरिटी और डेटा थेफ्ट ऑफ इंडिया में कंप्लीटली खत्म हो गया है? जी नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। जबकि चाइनीज ऐप नोटोरियस है डेटा थेफ्ट के लिए, जाने जाते हैं उसके लिए। मिलियंस ऑफ और ऐसे ऐप्स हैं अलग अलग कंट्री से जो बिल्कुल यही चीज करते हैं और करते रहेंगे। तो क्या ये पॉलिटिकल डिसीजन था? जी हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन। क्या है कि आजकल जो करंट एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है, ये जो टोकन बैन किया है बहुत केयरफुली चोजन एप्स का, ये एक फील गुड है, बहुत ही नेशनलिस्टिक अप्रोच है। तो ये जो एप्स हैं ये बैन होंगे कैसे, ये है $1,000,000 सवाल। क्योंकि एप्स को बैन करना बहुत ही मुश्किल होता है। पहले तो एक नोटिफिकेशन दी जाएगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि ये एप्स को ब्लैकलिस्ट करिए। इसका मतलब है उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये एप्स कौन से होस्ट नेम्स पे हैं, कौन से डोमेन्स पे हैं। इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि ओवर ब्लॉकिंग हो सकती है और ऐसे एप्स जो सेम होस्ट सर्वर्स पे हैं वो भी सफर कर सकते हैं। फिर गूगल और एप्पल को इन एप्स को हटाना पड़ेगा अपने स्टोर से। लेकिन याद रखें, गूगल और एप्पल सिर्फ वो ही नहीं है जिनके स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं। बहुत सारे और ऐप स्टोर्स हैं जहां पे ये एप्स फिर भी मिल जाएंगे। फिर लोग जो है दे कैन इंस्टॉल देम फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एन एपीके। ऐप की वेबसाइट पे जाके एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये जो ऐप है सिर्फ काम करेगा ऑन एप्स लाइक टिकटॉक या यूसी न्यूज, जिनको एक लाइव इंटरनेट फीड चाहिए होता है टू एक्चुअली शो यू थिंग्स। जो लोगों के पास एप्स हैं दैट कैन एक्चुअली कंटिन्यू यूजिंग दीज एप्स, जिनको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए, दोज एप्स यू कैन स्टिल यूज। ऐसी और क्या चीजें जो हम लोग को नहीं समझ आ रही, रियलाइज नहीं कर रहे हम लोग अबाउट दिस ऐप बैन। आई थिंक हम लोग ये भूल रहे हैं कि इंडियन जॉब्स और इंडियन वर्कर्स भी सफर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐप कंपनीज के इंडियन ऑफिसेज हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। प्लस मिलियंस ऑफ क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये ऐप को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक जरिया है उनकी इनकम का। वो तो गया बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या ये बैन परमानेंट है फॉर दीज एप्स? देखिए, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आजकल तो बहुत टेंशन चल रही है, इंडो चाइना भाई भाई नहीं है, बाय बाय हैं। तो अब तो ये ऐप का बैन हो गया। जब चीजें इंप्रूव हो जाएंगी पॉलिटिकल फ्रंट में, हम लोग फिर बन जाएंगे भाई भाई। फिर कहते हैं द ब्रदरहुड ऑफ द एप्स, उनके साथ होगा एक कमबैक। ये एप्स वापस जरूर आएंगे, ये पक्की बात है। तो अभी हमने आपको जानकारी दी उन ऐप्स के बारे में जिन पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने इन प्रतिबंधित ऐप्स के विकल्प भी ढूंढ लिए हैं। मित्रों और चिंगारी ऐप टिकटॉक के ऐसे दो विकल्प हैं। कल देर शाम सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को डाउनलोड करने वालों की तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। चिंगारी ऐप के को फाउंडर सुमित घोष ने इसे लेकर ट्वीट किया है और लिखा है कि आज पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ऐप पर प्रति मिनट 10,000 यूजर्स आ रहे हैं। हर घंटे 30 लाख वीडियो स्वाइप किए या देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 2,60,00,000 वीडियो देखे गए हैं। हर घंटे 90,000 नए यूजर्स ऐप से जुड़ रहे हैं। हमारी टेक और इंफ्रा टीम इसे आसानी से हैंडल कर रही है। इसके अलावा रोपोसो ऐप भी है जो वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके भी भारत में करोड़ों यूजर्स हैं। कोरोना के अलावा इस साल देश टिड्डियों के हमले से भी लड़ रहा है। टिड्डियों का इस तरह से हमला 28 साल के बाद हुआ है और भारत पहली बार इससे लड़ने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। टिड्डियों के हमले से किस तरह से सरकार निपट रही है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड से टिड्डियों को मारने की मशीन से लैस हेलीकॉप्टर ने बाड़मेर के लिए उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाने 2 मंत्रियों समेत दर्जन भर अमला ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड तक पहुंचा।
इस बार केंद्र सरकार को टिड्डियों के बड़े हमले का अंदेशा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाहर से मशीनें नहीं आ पाईं, इसलिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में कुछ देरी हुई। हम लोगों की यह भी कोशिश थी कि जो मशीन से और वाहन से उपयोग करके टिड्डी के प्रकोप को रोकना और उसे मारना, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास किए जाएं। तो उसी हाई लेवल मीटिंग के समय यह भी हुआ कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता है कि जब इस बार टिड्डी का प्रकोप हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया। रात्रि को भी ड्रोन का उपयोग कर सकें, इसकी भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हम लोगों को अनुमति दी और उनका उपयोग आज टिड्डी को मारने के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। उधर पहली बार टिड्डियों का हमला राजस्थान और गुजरात से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार तक जा पहुंचा है। इसी के चलते आगरा में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बीते 2 साल से टिड्डियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है और इस बार हमने देखा कि लगातार जो टिड्डियां हैं वो राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत के अंदर घुसी और उसके बाद में कई राज्य इससे प्रभावित हो गए। पहली बार इस टिड्डियों के आतंक को देखते हुए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने दावा किया कि ड्रोन की मदद से आगरा में 70 से 80% तक टिड्डियों को मार गिराया गया है। सड़क पर भी मरी टिड्डियां हजारों की तादाद में दिखीं, जिससे आगरा के बाशिंदे भी हैरान रह गए। 4 ड्रोन लगातार स्प्रे कर रहे हैं। जो भी अभी टिड्डी दल ऊंचाइयों पर बैठे हैं उस पर ड्रोन द्वारा उनको मारा जा रहा है और हमने लगभग जो दल आया था इसका 70% यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। हमने देखा रात के सुबह तो टिड्डियों का इतना जमावड़ा था कि बहुत ज्यादा, मतलब अनगिनत संख्या में जो है टिड्डियां यहाँ पे थी और यहाँ पे टहलना भी मुश्किल था। अब ये नहीं मालूम, इनका पता छोड़ नहीं है कि ये टिड्डियां कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन बहुत संख्या में थी। जानकार कहते हैं कि इस साल गर्मी कम पड़ने और लगातार मौसम में नमी बने रहने के चलते टिड्डियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए नई नई जगहों पर पहुंच रही हैं। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना का असर दिल्ली के नर्सिंग होम्स पर भी पड़ा है, जहां के कुछ बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर मरीज बड़े अस्पतालों में जाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं कई दूसरे मरीज अस्पताल जाने से बच रहे हैं संक्रमण के खतरे को देखते हुए। देखिए रिपोर्ट। खाली पड़े वार्ड, ओपीडी के इलाकों में सन्नाटा। दिल्ली के कुछ नर्सिंग होम आजकल ऐसे ही नजर आते हैं। 24 मई को दिल्ली सरकार ने 50 या उससे ज्यादा बेड वाले सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिया था कि वो 20% बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व रखें। उत्तर पश्चिम दिल्ली में रोहिणी इलाके के धर्मवीर सोलंकी नर्सिंग होम में 50 में से 10 बेड कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व हैं। इनमें से 5 पर आजकल कोरोना के मरीज हैं और गैर कोरोना मरीजों के 40 बेड खाली हैं। दूसरी बीमारियों वाले मरीजों ने इस डर से अस्पताल आना छोड़ दिया है कि कहीं कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं और कोरोना के मरीज बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मरीज अब सिर्फ कॉर्पोरेट में भर्ती होना चाह रहे हैं क्योंकि प्राइस उन्हें वहां भी यही वही पे करना है और यहाँ छोटे नर्सिंग होम में भी वही पे करना है। इसकी वजह से छोटे नर्सिंग होम्स में मरीज बहुत कम रह गए हैं। सरकार को अगर लगता है कि हमें 50 बेड डेडिकेट करने, हम 50 बेड डेडिकेट कर देते हैं। सरकार को अगर लगता है कि हम ओवरटेक कर लेंगे कुछ नॉमिनल रेंट देकर, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मगर सरकार को आगे आना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई और विकल्प बचते ही नहीं है। इन नर्सिंग होम्स को अपने ढांचे में भी कुछ बदलाव करने पड़े हैं, जैसे आने के लिए अलग से इंतजाम, पीपीई किट और अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स। लेकिन इस खर्च की वापसी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। पश्चिम दिल्ली के नांगलोई इलाके में सत्यभामा हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बहुत घट गई है और स्टाफ के संघर्ष अलग हैं। कोविड-19 आने के बाद में छोटे नर्सिंग होम जो कि 55 बेडेड से नीचे हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है और हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आ गई है। चूँकि कोविड-19 की वजह से जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, जो डिलीवरी है, ऑपरेशंस हैं और दूसरे अदर पेशेंट्स हैं, वो सब
हॉस्पिटल में आने बंद हो गए हैं कोरोना की डर की वजह से। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन लोगों ने जो है हॉस्पिटल के नर्सिंग होम ओनर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। सबको डबल सैलरी चाहिए, भले ही वो गार्ड हो, भले ही फ्रंट ऑफिस हो, नर्सिंग स्टाफ हो। तो उन लोगों ने सबने जो है डबल सैलरी का ऐलान कर दिया है कि हमें डबल सैलरी मिलेगी तो ही हम करेंगे। साथ में उन्होंने इंश्योरेंस कवर का भी ऐलान किया है कि हमें इंश्योरेंस कवर दिया जाए। लेकिन दिल्ली सरकार नर्सिंग होम्स पर सहयोग ना करने का आरोप लगा रही है। ये कुछ मामले हैं और ऐसा हर जगह हो रहा है, ये नहीं माना जा सकता है। महामारी के इस दौर में अगर इक्का दुक्का लोग अपने शहर की मदद नहीं करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी तरफ से सामने आए और 60% से ज़्यादा बेड तक कोरोना मरीजों के लिए देने की पेशकश की। लेकिन दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का कहना कुछ और है। ये सही बात है कि दूसरी बीमारी वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है और ऐसे में छोटे नर्सिंग होम्स के सामने खर्च निकालने की परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेस होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोविड बेड बढ़ाना प्राथमिकता है, पर इस पूरी प्रक्रिया में छोटे नर्सिंग होम्स का योगदान बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस ने तो आम जनजीवन रोक ही रखा है, अब कावासाकी नाम की बीमारी के साथ हमारे बच्चों पर खतरे के तौर पर मंडरा रहा है। कोरोना संक्रमित कई देशों में इसके लक्षण देखे गए। अब भारत में भी खबर है कि इसने दस्तक दे दी है। भारत में ऐसे 17 मामले रिपोर्ट किए हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव कुछ बच्चों में इसके लक्षण देखे गए हैं। मुंबई में ऐसे 5 मामलों की रिपोर्ट होने की खबर है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच मुंबई में कोविड-19 से संक्रमित कई बच्चों में खतरनाक कावासाकी जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पेट में दर्द, डायरिया, आंखों का लाल होना, जुबान पर लाल दाने, जोड़ों का दर्द, दस्त, उल्टी, हाथों और पैरों पर त्वचा के छिलने जैसे लक्षण इन छोटे मरीजों में देखे जा रहे हैं। बच्चों के लिए बड़े अस्पतालों में शामिल एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल से जुड़े पेडियाट्रिक न्यूनेटल इंटेंसिविस्ट ईसीएमओ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि करीब 2 हफ्ते से ऐसे मामले मुंबई में रिपोर्ट हो रहे हैं। बॉम्बे में ऑलरेडी लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं। अबाउट 2 weeks बैक वी हैड अ फर्स्ट चाइल्ड, हम लोग का पहला एक बच्चा था जिसको ये पिम्स टीएस करके हम लोग बोलते हैं। ये बच्चे को बुखार था, काफ़ी तेज़ बुखार था 3-4 दिन से। उसके बॉडी में जो भी ब्लड टेस्ट में इन्फ्लेमेशन मार्कर है वो इन्फ्लेमेशन मार्कर काफ़ी हाई था। बच्चे को ऑल्सो पेट की तकलीफ़ थी, उसको जुलाब हो रहा था। मुंबई में हमारे सेंटर में एटलीस्ट 2 to 3 हो गए। दूसरे वाडिया हॉस्पिटल में जब बात किया था हम लोग ने 2 हफ्ते पहले, वाडिया हॉस्पिटल में 5 से 6 केसेस थे। मुंबई शहर में 15 मई से इस तरह के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। इनके फैलने की प्रक्रिया और ठोस कारणों की जांच फिलहाल जारी है। कहा जा रहा है कि इस बीमारी को लेकर इंडियन क्रिटिकल सोसाइटी डेटा जमा कर रही है और इस डेटा के मुताबिक मुंबई के अलावा दिल्ली, चेन्नई और जयपुर में भी मामले सामने आने की खबर है। मुंबई में जिन बच्चों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं उनकी औसत उम्र 10 साल बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों के दावे के मुताबिक अच्छी खबर यह है कि 99% बच्चे इस बीमारी को मात दे पाते हैं। हमारा फर्स्ट बच्चों को हम लोग ने जल्दी पकड़ लिया और क्लियर हो गया, तो उसका वार्ड में ही इलाज होके अच्छे हो गए। जब भी कोई बच्चों अगर लेट आते हैं या ऑलरेडी उनका हार्ट पे असर हो चुका है और ब्लड प्रेशर गिर जाता है तो उनको आईसीयू में जाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। जो बच्चों को हार्ट का वेसल थोड़ा बड़ा हो जाता है उनको ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चढ़ता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ये बच्चों सब अच्छे हो जाते हैं। बॉम्बे में अभी तक तो पूरा डेटा नहीं बाहर आया है, लेकिन जो यूरोप से डेटा आया है उसमें बोला गया है कि मॉर्टेलिटी इज़ लेस देन 1%। सो 99% तो सब अच्छे हो जाते हैं। इस बीमारी के नाम से ज्यादातर लोग वाकिफ नहीं हैं। डॉक्टर अमीश ने बताया कि इसका नाम कावासाकी आखिर क्यों और कैसे पड़ा। कावासाकी डिजीज़ पहली बार 1961 में डॉक्टर कावासाकी ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल टोक्यो में ये डिज़ीज़ पहले फाइंड आउट किया है। यूजुअली ये 5 साल के छोटे बच्चे में होता है, लेकिन अभी हम कोविड में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो आ रहे हैं वो 5 साल से ऊपर है
और एवरेज अभी 8 to 10 years का एवरेज एज आ रहा है, विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट। अनऑफिशियली जो आ रहे हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और उन बच्चों को कोविड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए मेरे ख्याल से। और कोविड का अगर टेस्ट भी नेगेटिव है तो आप एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे तो पॉजिटिव मिलेगा मेरे ख्याल से, और 2-3 हफ्ते के बाद होता है, इसलिए एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ सकता है मगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और कावासाकी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लड वेसल्स अगर हार्ट के अफेक्ट हुए तो इन बच्चों को परमानेंटली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो सकता है, और अगर सीवियर हुआ उसके कॉम्प्लिकेशंस के दरमियान हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। बीमारी नई और परेशान करने वाली है, लेकिन इसके रिकवरी रेट से कुछ राहत मिलती है, बशर्ते बच्चे वक्त पर इलाज के लिए डॉक्टर के पास पहुंचें। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कर्नाटक के बेल्लारी से मानवता को तार तार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। कोरोना की वजह से संक्रमित मरीजों के शव को गड्ढे में डाला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जब अपने अपनों के नहीं हुए तो गैरों में मरवत कैसी। बेल्लारी की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। देखिए किस तरह एक गड्ढे में 4-4 शवों को फेंका जा रहा है। 2 गड्ढों में 8 शवों को कुछ इसी तरह दफन कर दिया स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने। जब हंगामा खड़ा हुआ तो डीसी दफ्तर से यह माफीनामा आया। जो हुआ वो ठीक नहीं है, जिला प्रशासन शर्मिंदा है और माफी मांगता है। जिम्मेदार कर्मचारियों को हटा दिया गया है और प्रशिक्षित कर्मियों को अब जिम्मेदारी दी गई है। एसओपी में इस तरह से अंतिम क्रिया को अंजाम देने का जिक्र नहीं है। सभी लाशों को अलग अलग दफनाना चाहिए था। जो हुआ वो माननीय नहीं है। देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या यही है बीजेपी का कोरोना से निपटने का तरीका कि एक ही गड्ढे में कई शव दफन कर दिए जाएं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि वायरल वीडियो में जो 4 शव एक साथ दफन किए जाते दिख रहे हैं उनमें से एक महिला थी और उसका न सिर्फ धर्म बाकियों से अलग था बल्कि दूसरे पुरुष थे, यानी चारों को एक साथ दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह हाल उन शवों का हुआ जिनके परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। बेल्लारी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के चलते घटते रोजगार और जाती नौकरियों के बीच लोग बिजली बिल से परेशान हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में जून महीने का बिजली बिल लोगों को हैरान कर रहा है। लगभग सभी जगह औसत से 2 गुना बिल लोगों के पास पहुंचा है। इधर प्रशासन ने ईएमआई के जरिए भुगतान का विकल्प दिया है। मुंबई से सटे थाने के एमएससीबी दफ्तर में मंगलवार सुबह लोग इसी तरह लाइन लगाकर अपने बिल की शिकायत करने का इंतजार कर रहे थे। लोगों को औसत से 3 गुना ज्यादा बिल आया है, जबकि उनका कहना है कि इतने यूनिट का इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं है। हर महीने में 800-700 जो जैसा रीडिंग अपन वापरता है वो लाइट वापर वो करता है, ऐसा बिल आता है। अभी ये महीना में डायरेक्ट इसने 5000, देखो ये दिखा था इधर 5120 रुपया बिल आया है। ये कौन सा हिसाब से है? मेरा बिल आता था करीबन 1400 से 1500 रुपये के करीबन, और मैं बहुत ही सरप्राइज़ हूँ। मुझे अभी जो बिल आया है वो है करीबन 11,140 रुपये का, 700-800 रुपये। और अभी मेरा बिल डायरेक्ट 6,520 आया। और हम लोग के घर पे मतलब ऐसा सरकार का वगैरह कुछ हेल्प भी नहीं होता है, और कोई अभी जॉबलेस है सब लोग लॉकडाउन के वजह से। और हम लोग चौल में रहते थे, चौल में इतना बिल आना पॉसिबल ही नहीं है। सोमवार को जहां कई फिल्मी हस्तियों ने ट्वीट कर ज्यादा बिल की शिकायत की, तो आम आदमी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। घर हो या दफ्तर, लोग परेशान हैं। 3 महीना बंद था, उसके हिसाब से भी एवरेज बिल जो उन्होंने भेजा है मुझे, तो 8-8,500 के हिसाब से पर वो करके अभी 32,000 का मुझे बिल आया। लॉकडाउन हुआ है तब से बिल जो है डबल ही आ रहा है। हम खाना खाए, घर वाला देके या लाइट बिल भरे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शहर में कुछ जगहों पर जहां विपक्ष ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने इशारों में
बिजली के बिल को सही ठहराया और लोगों को किश्तों में बिल भरने की बात कही। हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं और हम सब लोग घर में रहते, टीवी भी चलता है, मोबाइल भी चार्जिंग होते रहता है, कंप्यूटर भी हम काम करते हैं, फ्रिज भी चलता है, पंखे भी चलते हैं, एसी भी चलते हैं। तो उसके बारे में आपने सोचना चाहिए कि हम जो किए हैं तो बिजली की खपत तो बढ़ेगी ना। अगर बिजली की खपत बढ़ी है तो उसका पैसा जो देना बाकी है आप दीजिए, लेकिन हमें ये भी पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है, इसलिए हमने राहत की कोशिश की है। और आपने 1/3 भी बिजली का बिल अगर दिया है तो आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी, आपकी बिजली चालू रहेगी और आपको हम 3 हफ्तों में उसको डिवाइड करके भी देंगे। लॉकडाउन में नौकरी जाने या वेतन में हुए कटौती से लोग पहले से ही परेशान हैं और ऐसे में इस बार औसत से 2 या 3 गुना ज़्यादा आए बिल से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोग जहां सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो वहीं फिलहाल कोई राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।